इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर जब कभी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, जनरल बोल रहे हैं भी, पूरी कंडीशंस नहीं बता रहे हैं आपको, तो हम लोग आइसोथर्मल बोल देते हैं। प्रेशर जब थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहे तो आइसोबैरिक बोल देते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट देन आइसोकोरिक। हीट का सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है देन इट इज़ एडियाबैटिक। तो मान लीजिए आप हम लोग कोई प्रोसेस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक, और उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर आप सोचें कि इनिशियल पॉइंट से जब फाइनल पॉइंट मीन्स थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ये इनिशियल पॉइंट है एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। इसका कुछ थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट ले लिया हम लोगों ने, P1, V1 और T1। दिस इज P2, V2 एंड T2। अब जो चेंजेस लेके आ रहे हैं, ये चेंजेस हो सकता है कि आप बहुत सडन लाएं, मीन्स इमिडिएटली इनिशियल पॉइंट पर इतना आपने फोर्स लगा दिया कि डायरेक्ट फाइनल पर पहुंच गए, या फिर फाइनल से इनिशियल पर पहुंच गए। जो भी है डिपेंड करता है कि प्रोसेस कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। अभी इनिशियल से फाइनल मूव कर रहा है, तो चेंजेस कैसे ला सकते हैं हम लोग। एक टाइप का चेंज आप बोलोगे कि दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, ये बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं। दीज आर द नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस नहीं है। आप देखें इसके अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे हम लोग यहाँ कोई पिस्टन लें और कंटेनर में आप पिस्टन अटैच कर दें और इसके अंदर गैस प्रेजेंट है। पिस्टन को आप नीचे मूव करें, मान लीजिए दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द पिस्टन, मीन्स इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट आपको आना है, इनिशियल टू फाइनल। हम लोग इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को कैसे अचीव कर सकते हैं, चेंजेस कैसे ला सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपने इमिडिएटली क्या करा कि एक ही बार में नीचे आ गए, इतना फोर्स अप्लाई किया कि एक बार में नीचे आ गए। पिस्टन कहीं रुका नहीं, इनिशियल पॉइंट पर रुका। इनिशियल पॉइंट पर तो नेचुरली रुका ही हुआ होगा, सीधा फाइनल पॉइंट पर आ गए। एक प्रोसेस ऐसा है कि आप इनिशियल और फाइनल के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स पर रुके, और किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को आप बोलेंगे दीज आर आइडियल प्रोसेस। मतलब इसका नेचुरल फिनोमेना से कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड इज they take infinite time for completion। इनको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, क्योंकि हर पॉइंट पर यदि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पे भी रुका पिस्टन तो इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा। दे कैन बी revert back during any stage of thermodynamic change। during any stage of thermodynamic change। दूसरी बात, इसमें हर पॉइंट पर मीन्स देयर इज sufficient time
to attain इक्विलिब्रियम। जब भी कोई रिवर्सिबल चेंज होता है, जैसे आप देखें कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, एक्सेस ले लिए, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। मीन्स आप बोल सकते हो कि यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, दिस इज द वी इनिशियल एंड दिस इज द वी फाइनल। अब आपको ऐसे मूव करना है कि पूरे इनफाइनाइट पॉइंट्स आपको मिलते चले जाए। मीन्स इन पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट आपको मिलते चले जाएं, और दो पॉइंट के बीच में हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे आपको। तो बेसिकली जब कर्व पर आपको इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे तो हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला तो हमको पता चलेगा कि प्रोसेस किस टाइप से मूव कर रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, हर स्टेप पर क्या क्या चेंज हो रहे हैं। प्रेशर कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, या वॉल्यूम कांस्टेंट था, जो भी वट एवर इट इज। तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस is plotted properly। इनको हम लोग प्रॉपरली प्लॉट कर सकते हैं ऑन द डायग्राम्स, मींस एक्सिस पर। ये तो हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस। सेकंड इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको ध्यान रहे कि दीज आर नेचुरल प्रोसेस। नेचर में जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं वो इनफाइनाइटली स्लो नहीं है, वो फास्ट हैं। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस, दीज आर द नेचुरल प्रोसेस। सेकेंड, they take finite time for completion। they don't have time to attain equilibrium। इक्विलिब्रियम अटेन करने का टाइम नहीं मिलेगा। they cannot be रिवर्ट बैक। कुछ प्रोसेस होते हैं जो रिवर्ट बैक हो सकते हैं रिवर्सिबल में बाय मेकिंग द लार्ज चेंजेस इन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो रिवर्ट हो ही नहीं सकते हैं। जैसे आप देखें कि मिल्क टू कर्ड फॉर्मेशन रिवर्ट नहीं होगा, एक बार इनिशिएट हो गया तो हो गया। दूसरा मान लीजिए आप लोअर हाइट टू हायर हाइट, लोअर हाइट टू हायर हाइट आपको वाटर लिफ्ट करना है, तो बेसिकली हायर हाइट से लोअर हाइट तो आ जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर जब जाएगा तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आपको कोई पंप या एक्सटर्नल एजेंसी लगानी पड़ेगी जितने भी वाटर आपने नीचे कलेक्ट कर रखा है। तो ये सारे प्रोसेस कैसे हैं, दीज आर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग प्रॉपरली प्लॉट नहीं कर सकते। मान लीजिए कोऑर्डिनेट आपको ये पता है और दूसरा फाइनल पता है, पता नहीं क्या है कि चेंज कैसे आया। चेंज हो सकता है कि डायरेक्ट आया हो सकता है कि एक कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहा हो फिर दूसरा कोऑर्डिनेट आया,
हो सकता है कि प्रोसेस इस टाइप से मूव करा हो। तो इनको हम लोग प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ओवर द एक्सिस। दिस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो रिमेंबर, तो चेंजेस हम लोग दो टाइप के करेंगे, एक रिवर्सिबल और दूसरा रिवर्सिबल। तीसरा एक प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक। ध्यान रहे, क्वासी स्टैटिक इज ए क्लास which exist between reversible and irreversible process. This is reversible and this is irreversible. अब मान लीजिए इसके अंदर तो इनफाइनाइट टाइम लग रहा है और ये फाइनाइट टाइम में हो रहा है। कोई प्रोसेस है भी इन दोनों के बीच में है, इन दोनों की उसकी स्पीड इन दोनों के बीच में मेंटेन्ड है, तो हो सकता है कि वो इरिवर्सिबल से थोड़ा स्लो हो, तो आप बोलोगे क्वासी स्टैटिक इज इन द विसिनिटी ऑफ इरिवर्सिबल, या रिवर्सिबल से थोड़ा फास्ट हो तो क्वासी स्टैटिक इज इन द विसिनिटी ऑफ reversible. So quasi-static is a class which exists between reversible and irreversible position. ध्यान रहे, quasi-static जनरली हम लोग quasi-static को reversible मानते हुए कैलकुलेशंस करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स लॉज आर इनवैलिड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। कुछ क्वांटिटीज कैलकुलेट हो जाती हैं बट मेजॉरिटी ऑफ क्वांटिटीज को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, आइडियल कंडीशन में ही डिफाइन करते हैं। सो रिमेंबर, इसके बाद एक फंक्शन हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, ध्यान रहे, दीज आर द स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कि व्हाट इज स्टेट फंक्शन? द फंक्शन which depends on initial and final coordinate, initial and final coordinate of thermodynamic change. मतलब आप कैसे चेंज कर रहे हो इस बात से मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट पर ही ये फंक्शन क्या होगा, डिपेंड करेगा। तो जितने भी थर्मोडायनेमिक फंक्शंस होते हैं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, म्यू दैट इज केमिकल पोटेंशियल, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सभी को हम लोग बोलेंगे दीज आर द स्टेट फंक्शन। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट के ऊपर ही डिपेंड करेंगे, बाकी डिपेंड नहीं करेंगे। तो स्टेट फंक्शन में एक्चुअली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसके अंदर हम आपको एक सेपरेट टॉपिक देंगे दैट इज द मैथमेटिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वैसे वो बोर्ड लेवल या आईआईटी लेवल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जानकारी रहे तो बेटर है, उससे क्या सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो ध्यान रहे। नाउ इंटरनल एनर्जी, internal energy, it is also called
इंट्रिंसिक एनर्जी, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली आप जब फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स करोगे तो आप यू से रिप्रेजेंट करोगे। फिलहाल केमिस्ट्री में हम लोग इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ध्यान रहे कि इंटरनल एनर्जी जो है इट इज ए स्टेट फंक्शन। सिर्फ डिपेंड किस पर करेगा? इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम। Now see, all matter having energy, जितने भी मैटर्स हैं सभी मैटर्स में क्या है? एनर्जी। एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू two category. Number one is microscopic and number two is macroscopic. तो टोटल एनर्जी को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ई ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लस ई ऑफ मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। अब जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स, आप सपोज करो कि कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस प्रेजेंट है और ये कंटेनर कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और सरफेस से इसका जो एलिवेशन या इसकी हाइट जो है दैट इज h। बेसिकली इसका जो एलिवेशन हम लोग ले रहे हैं h, उसको आप ऐसा ले लो कि दैट इज फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। फिजिक्स पढ़ते हो आप, सेंटर ऑफ मास से इसका हाइट h है। तो फिलहाल गैस जो कंटेनर में प्रेजेंट है उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी होगी? दैट इज द E ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उनके अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्लस मॉलिक्यूल रोटेट भी कर रहे होंगे कंटेनर के अंदर, सो ई ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्लस मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी कर रहे होंगे, सो वाइब्रेशनल एनर्जी, प्लस आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनमें आपस में क्या होगा कि बॉन्ड बना होगा, तो साथ में बॉन्ड एनर्जी, प्लस बॉन्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जो अट्रैक्शन होगा दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, प्लस रिलेटिविस्टिक एनर्जी, उसको खैर बाद में लेंगे। तो जितनी भी ये छोटी छोटी एनर्जी हैं और साथ में हो सकता कुछ एनर्जी अभी तक डिफाइंड नहीं हो, तो हम लोग लिख रहे हैं अनडिफाइंड। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जितनी भी एनर्जी है उन सबको हम लोगों ने कलेक्टिवली लिख दिया। इसके साथ साथ ई ऑफ मैक्रो,
मान लीजिए ये कंटेनर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास तो उसकी हाफ एम, वेलोसिटी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर सेंटर ऑफ मास, और इसका जो एलिवेशन है उसकी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। ये दोनों माइक्रोस्कोपिक एनर्जी हो गई और ऊपर वाली माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। आप ध्यान रखना, इसके अंदर हम लोग रिलेटिविस्टिक एनर्जी भी लेके चलते हैं, रिलेटिविस्टिक एनर्जी भी लेके चलते हैं, लेकिन ये एनर्जी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी मीन्स इज इक्वल टू mc स्क्वायर, लेकिन इसमें चेंज थर्मोडायनेमिक लेवल पर इतना कम होता है कि इसके अंदर जो चेंजेस हैं दैट इज कंसिडर टू बी नेग्लिजिबल। अब हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी ले रहे हैं। आप देखे चलें कि मान लीजिए इस सिस्टम में थर्मोडायनेमिक चेंज हो रहा है, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, और इसकी फाइनल कंडीशन ये हो चुकी है, मीन्स इसका कुछ ना कुछ एलिवेशन हो गया है। तो स्टार्टिंग पर इसकी हाइट जो है दैट इज h1 एंड दिस हाइट इज h2, h1 एंड h2। इसका इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का v1 एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज v2, दिस इज फॉर सेंटर ऑफ मास। तो टोटल एनर्जी में चेंज जो होगा दैट इज E2 माइनस E1। E2 में हम लोग क्या इसको ले रहेंगे कि E2 मीन्स डिफरेंस इन माइक्रोस्कोपिक एनर्जी प्लस डिफरेंस इन मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। नाउ दिस इज डेल्टा E माइक्रो प्लस काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया हाफ एम v2 स्क्वायर, दिस इज सेंटर ऑफ मास, माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर सेंटर ऑफ मास प्लस mg h2 माइनस mg h1। तो बेसिकली इफ सिस्टम इज static means in rest, तो डेल्टा E मैक्रो का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जितने भी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी में जो चेंज हुआ उसको हम लोग मीन्स चेंज इन माइक्रोस्कोपिक एनर्जी लेवल इज इक्वल टू, इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाई डेल्टा ई। ध्यान रखना इसमें रिलेटिविस्टिक एनर्जी भी है, मतलब m2 माइनस m1 इंटू सी स्क्वायर, लेकिन डिफरेंस इतना पुअर है कि इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। इंटरनल एनर्जी को हम लोग लेके चलते हैं, इट इज ए F/2R। आगे पढ़ेंगे, फिलहाल लिखे देते हैं F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां हम बोल रहे हैं कि आपको अभी देख लें, फिर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। मोनो एटॉमिक के लिए, फॉर द मोनोटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3।
सो ई इज इक्वल टू 3/2r। बेसिकली इंटरनल एनर्जी में हमेशा चेंज लेके चलते हैं, ये सारे चेंजेस हैं। डायटोमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5, so delta E is equal to 5/2r। polyatomic linear again 5, so 5/2r। polyatomic non-linear 6, 3r। मोनोएटॉमिक का एग्जाम्पल जैसे हीलियम, नियॉन, डायटोमिक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और पॉलीएटॉमिक लीनियर CO2 टाइप गैस, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर लाइक ओजोन। तो फिलहाल अभी आप ध्यान रखना, दीज आर द F इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम और इज इक्वल टू F/2r। हमेशा चेंज लेके चलेंगे, F/2r। Now laws of thermodynamics। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं और आप इन स्टेटमेंट्स को देखते जाइए। स्टेटमेंट्स को फर्स्ट लिख रहे हैं, हीट always flows from hot body to cold body। This is known as -1th law of thermodynamics। -1th law of thermodynamics। सेकंड में आप समझें कि बेसिकली एक हॉट बॉडी को लो और एक कोल्ड बॉडी को लो तो -1th लॉ के करस्पॉन्डिंग क्या होगा कि हीट ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। हीट ट्रांसफर होगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर डिफरेंस शुरू में रहा होगा, लेकिन बाद में टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में लगभग बराबर हो जाएगा। कुछ टाइम बाद टेम्परेचर दोनों बॉडीज़ के सेम हो जाएंगे। आप बोलोगे कि दोनों बॉडीज़ जो हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई, और जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं उस टाइम पर सिर्फ वहाँ हीट ट्रांसफ़र होगा। तो बेसिकली जो बाउंड्रीज होंगी दोज बाउंड्रीज आर इम्परमीबल बाउंड्रीज। मास ट्रांसफर तो अलाउ नहीं हो रहा है, लेकिन हीट ट्रांसफर अलाउ हो रहा है। यदि ए और बी दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में और बी और सी ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सी और ए भी जो है इट इज ऑल्सो इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट देखें आप कि जीरोथ लॉ क्या बोल रहा है। इफ टू बॉडीज
A and B are in thermal equilibrium, and B is in thermal equilibrium with C, then A and C are also in थर्मल इक्विलिब्रियम। दो बॉडीज यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में और दूसरी बॉडी तीसरी के साथ है तो पहली और तीसरी भी क्या होगी, इट इज ऑल्सो इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। दिस इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली ये कोई लॉ नहीं है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये लॉ रिप्रेजेंट करता है। मीन्स दिस लॉ मीन्स कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ। दिस लॉ states about conservation of energy। Second, according to first law, according to first law, heat exchange हीट एक्सचेंज हो रही है तो इसका मतलब वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो रही होगी। हीट एक्सचेंज causes change in internal energy along with वर्क डन। अब डिपेंड करता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट द सिचुएशन। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो हीट हम लोग सप्लाई करेंगे मींस द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ, द हीट एक्सचेंज कॉजेज चेंज इन इंटरनल एनर्जी along with वर्क डन। वर्क डन को जब भी केमिस्ट्री में लिखोगे, whenever you will write the work done in the chemistry by the negative sign, this is the differential form of first law। और डेफिनेटली जब भी चेंजेस की बात करेंगे तो हम लोग स्मॉल स्मॉल चेंजेस की बात करेंगे, और ये इक्वेशन जो है इट इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज्ड एंड स्टैटिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देयर इज नो एक्सेप्शन, बट कंडीशन डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन चेंज हो जाती है। डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन चेंज हो जाती है। तो फिलहाल हम लोग ने जो देखा था कि यदि मूवेबल सिस्टम है तो इंटरनल एनर्जी के अंदर सेंटर ऑफ मास भी आ जाएगा, एलिवेशंस भी आ जाएंगे, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टर्म आ जाएगी। यदि थर्मोडायनेमिक्स हम लोग न्यूक्लियस सिस्टम में देखेंगे
तो उस केस में आप रिलेटिविस्टिक एनर्जी भी यहाँ पर वर्क करेगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, हालांकि उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है ना, हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, सिर्फ आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स defines entropy. Third law is used for calculation of entropy. हालांकि इससे मतलब नहीं अभी फ़िलहाल हम लोगों को, तो आप ये ध्यान रखें कि फर्स्ट लॉ, हीट एक्सचेंज कॉजेज चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलॉन्ग विद वर्क डन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये लॉ डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट हो जाता है, टर्बाइंस के लिए अलग लगेगा, ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी। जो हमने आपको लिखाई है दैट इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज एंड स्टैटिक सिस्टम। इसके बाद हम लोग टर्म लिख रहे हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 unit is called heat capacity. Heat capacity is represented by C. तो यहीं देखिएगा आप, हम लोग इसमें थोड़ी लंबी कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट टर्म बताएंगे। हीट कैपेसिटी को आप लिखेंगे हीट सप्लाइड अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। आप यहाँ डो साइन ना यूज़ करके डी चाहे तो आप डी यूज़ कर लो, डी क्यू अपॉन डी टी। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं दो टाइप से, at constant volume and at constant प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब डिफाइन करेंगे तो हम लोग इसको बोलेंगे CV, और कांस्टेंट प्रेशर पर जब डिफाइन करेंगे इट इज कॉल्ड CP। CP एंड CV। द अमाउंट ऑफ, ध्यान रखें आप, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 mole of a substance by a unit is called heat capacity. Heat capacity is calculated either at constant volume or constant pressure. एक को हम लोग CV से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे को हम लोग CP से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके अंदर देखें हम लोग कि CP और CV को कैसे डिफाइन करेंगे। Now by first law,
फर्स्ट लॉ की जो डिफरेंशियल फॉर्म है दैट इज द डी क्यू इज इक्वल टू डी ई अलॉन्ग विथ वर्क डन, और वर्क डन हमेशा क्या, वर्क डन को आप हमेशा लेके चलेंगे माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, दिस इज द वर्क डन. Now heat supplied at constant volume, this is equal to, जब कोई चीज़ कांस्टेंट कर देते हैं तो D को हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, इसको बोलते हैं डो ऑपरेटर. और जो वर्क डन है दिस इज द पी डी वी, वर्क डन इज पी डी वी. और आप यहां पर बोल रहे हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो चेंज इन वॉल्यूम है, इस चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. जब भी आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई करोगे वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी, क्योंकि वर्क डन तो कुछ होगा ही नहीं. सो हीट एक्सचेंज लिखेंगे हम लोग, क्योंकि पता नहीं कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिजेक्ट हो रही है. हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम always causes change in internal energy. Important point. अब ऊपर वाली डेफिनेशन के हिसाब से जाओ आप. C इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. इसको आप लिख सकते हो C इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई करी तो इसको हम लोग सी वी कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट सप्लाई हुई वो किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो सी वी इज इक्वल टू ई अपॉन टी. डेफिनेटली यहां पर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है. इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सी वी डो टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इंटरनल एनर्जी चेंजेस E1 टू E2, टेम्परेचर चेंजेस T1 टू T2. यहां मानते हुए चल रहे हैं कि CV इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. ऐसा होता नहीं है, नहीं होगा तो फिर आपको CV एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर देगा, उसको भी अंदर लेके हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे. तो यहां से हो गया ये E2 माइनस E1 इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1. सो डेल्टा E इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1. अब यहां देखें आपकी बेसिकली CV हो गया n मोल के लिए, और एक मोल के लिए जो है दैट इज कॉल्ड CVM. तो एक मोल के लिए CVM है तो इसमें n का मल्टीप्लाई कर दिया तो CV इज इक्वल टू n इंटू CVM. CVM स्टैंड्स फॉर 1 मोल, तो डेल्टा E इज इक्वल टू n CVM T फाइनल माइनस T इनिशियल. T2 माइनस T1 को लिख दिया T फाइनल माइनस T इनिशियल. ओनली वैलिड फॉर
आइडियल गैस। जो भी हम लोग अभी बात कर रहे हैं दैट इज फॉर द आइडियल गैस। रियल गैसेस की हम लोग यहां कोई बात नहीं कर रहे हैं। नाउ फिर से हम लोग फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। हम लोग को सीपी डिफाइन करना है, तो यहां लिख रहे हैं बाई फर्स्ट लॉ डी क्यू इज इक्वल टू डी प्लस माइनस डी डब्ल्यू। दिस इज बाई फर्स्ट लॉ। नाउ डी क्यू इज इक्वल टू dE plus this is PdV. dQ is equal to dE plus P and V1 to V2 dV. dQ is equal to dE plus P V2 minus V1. प्रेशर कांस्टेंट इसलिए बाहर ले लिया, this is constant. So at constant pressure this is equal to change in internal energy, this is E2 minus E1 plus P, डिफरेंशियल फॉर्म हटा दें आप चाहे तो है। सो Q is equal to this is 0 to Q and this is E2 minus E1 E1 to E2 plus P V2 minus V1। इसको लिख सकते हैं कि Q at constant pressure this is equal to E2 plus PV2 minus E1 plus PV1। टेम्परेचर इज स्टेट फंक्शन, तो PV इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू एनआरटी, तो PV का कॉम्बिनेशन स्टेट फंक्शन हो जाएगा। ये भी स्टेट फंक्शन बिकॉज टेम्परेचर इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन। तो यहां आप लिख सकते हो कि दिस इज द E2 प्लस PV2 को एक नया, दोनों स्टेट फंक्शन है, ये भी स्टेट फंक्शन और ये भी स्टेट फंक्शन, नया फंक्शन मान लिया H2 minus H1, this is equal to delta H. So heat supplied at constant pressure is equal to change in enthalpy, means heat exchange at constant pressure is equal to चेंज इन एंथैल्पी। फिर से हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पर आ जाओ अब इस पर, ये वाला। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि हीट कैपेसिटी CP दिस इज इक्वल टू हीट सप्लाइड अपॉन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। आप ध्यान रखना कि हमेशा H को लिखेंगे आप H इज इक्वल टू E प्लस PV। सो Q अपॉन T एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। द डिफरेंशियल फॉर्म इज H अपॉन T एट कांस्टेंट प्रेशर। सो H इज इक्वल टू CP डो T एट constant pressure, H1 to H2 T1 to T2। so H2 minus H1 is equal to CP T2 minus T1। delta H is equal to CP T2 minus T1। फिर से आप वही लिखोगे CP is equal to N into CPM। so delta H is equal to N
CPM T final minus T initial. This CP is independent of temperature. तो यहाँ जो दो रिलेशन हम लोगों का डिफाइंड हुए वो ये हुए कि डेल्टा E इज इक्वल टू एन CVM T फाइनल माइनस T इनिशियल, और डेल्टा H इज इक्वल टू एन CPM T फाइनल माइनस T इनिशियल। जब CP और CV इंडिपेंडेंट हो किससे, टेम्परेचर से, उस टाइम पर ये क्वेश्चंस हम लोग यूज करेंगे। ध्यान रहे, इट इज इंपॉर्टेंट।